नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग ज्योग्राफी जो हमने शुरू की थी पेपर फर्स्ट की यूपी पीसीएस मेंस के लिए, उसमें ही हमारा अगला वीडियो है। पहले में हमने यूनिट 5 को देखा था, अब इसमें यूनिट 6 देखेंगे। खासकर ये 2 यूनिट आपको सही से कहीं मिलती नहीं है और आप परेशान रहते हैं। कई बार आपके कॉल आ चुके हैं इस संबंध में कि ये यूनिट हम लोग कहाँ से पढ़ें, तो ये आपको इसके बाद ये पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। और देखिए जिनको भी ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज़, वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उस पे पेपर 5 और 6 की चल रही है। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपको लिंक नीचे दिया हुआ है उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए उस पे। और पेड भी आपकी शुरू हो गई है, जिनको ज्वाइन करनी है वो कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़। तो उसमें पेपर 4 चल रहा है, 4th आपका शुरू हो गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसकी मामूली फीस रखी गई है 599 रुपीज़ और पर डे इसको आंसर इसमें चेक होके आपको मिलेंगे। और आपको संडे में गाइडेंस मिलेगी। इसमें जो भी जिस कमियां होंगी वो आप कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें छठी यूनिट का देखिए सिलेबस है, जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव। ये है आपका सिलेबस यूनिट 6 का। बहुत छोटे सिलेबस हैं, लेकिन हम लोग क्या बुकों के चक्कर में पढ़ के इसको बड़ा बना लेते हैं, बर्डन इसको ले लेते हैं। हालांकि 125-200 शब्द में लिखने के लिए आपके पास इतनी सूचना है, तो आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिवास यानी मानव बस्ती होता क्या है? मनुष्य का स्थायी निवास होता है अधिवास। और देखिए किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों एवं अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार से भिन्न होती हैं। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इसलिए इसे कोई काट नहीं सकता है। आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी से निकाल के और वैसे इधर उधर से चीज़ें कलेक्ट करके दी गई हैं, तो कई सोर्स का इस्तेमाल करके इसमें बनाया गया है। प्रकार देखिए इसके, अधिवास के प्रकार 2 तरीके के होते हैं, एक तो ग्रामीण अधिवास, एक आपका नगरीय अधिवास। तो इसमें दोनों में देख लेते हैं हम लोग। ग्रामीण अधिवास में क्या होता है? यहाँ 75% आबादी प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। घर कच्चे व घास फूस के होते हैं, लेकिन अब तो आपने देखा होगा कि अब तो ऐसा नहीं रहा है कि घर कच्चे या घास फूस के होते हैं। तो इसके आगे लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो लिखी गई है वो पुराने समय की लिखी हुई हैं और वहाँ यही सब दिया हुआ है आपका। कम गतिशील होते हैं, यानी आवागमन कम होता है। एआई एक क्षेत्र की सीमा तक ही ज़्यादा होता है। सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं ग्रामीण अधिवास में। ठीक है? तो ये कुछ हैं इनके विशेषताएं ग्रामीण अधिवास की। और भी आप डाल सकते हैं, जो जो आप ग्रामीण अधिवास से जो बिलोंग करते हैं सब पता होगा उन्हें। अब इसमें नगरीय में देखिए, यहाँ 75% आबादी जो होती है वो द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में संलग्न होती है। घर पक्के और ईंटों के बने होते हैं। आर्थिक मोड के रूप में कार्य करते हैं ये, आर्थिक नोड के रूप में कार्य करते हैं और परिवहन व संचार माध्यम से ग्रामीण बस्तियों से जुड़े होते हैं। जीवन का ढंग जटिल व तीव्र होता है। सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे घनिष्ठ होते हैं, ये मात्र औपचारिक रहते हैं। और ग्रामीण बस्तियों के अधिवास और प्रकारों को देख लेते हैं इसके बाद, क्योंकि ये आपसे प्रश्न ना सीधे सीधे पूछे गए। 2 से 3 बार प्रश्न आपके सीधे आ चुके हैं। 23 में कोई प्रश्न नहीं आया इस यूनिट से, इसलिए चांस है कि 2024 में आपका पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार रखिए इसको। ग्रामीण बस्तियों के या अधिवासों के प्रकार, तो इन प्रकारों के लिए अनेक कारक एवं दशाएं उत्तरदायी होती हैं, जैसे भौतिक लक्षण यानी भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता है या नहीं, इन सब पे ये निर्भर करते हैं प्रकार। सांस्कृतिक, गैर मानव जनित जातीय कारक, जैसे सामाजिक संरचना, जाति एवं धर्म। सुरक्षा संबंधी कारक है, जैसे चोरी डकैतियों से सुरक्षा, तो इसलिए भी कुछ अधिवास ऐसे बनाए जाते थे नजदीक, तो ये भी कारण था। अब देखिए 4 प्रकार के होते हैं ग्रामीण अधिवास। कौन कौन से होते हैं? पहला है गुच्छित या संकुलित या आपका आकेंद्रित। इन्हें 3 नामों से जाना जाता है, गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। दूसरा है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, जो ये गुच्छित है थोड़ा अलग होता है। तीसरा है पल्लीकृत और या इसे पुरेवा बोलते हैं, क्या पुरेवा, परिक्षिप्त अथवा एकाकी। ये 4 प्रकार हो गए। आपसे सीधे सीधे प्रकार पूछे गए, आप प्रश्न उठाइए पुराने, और इस पे वीडियो डाल दिया गया, पुराने प्रश्नों को अलग अलग करके सेक्शन में बांट के आपको दिखा दिया गया है, तो उनको आप जरूर देख लीजिए पढ़ने से पहले। ठीक है? अब देखते हैं इनको ही डिटेल में देखते हैं गुच्छित को। ये प्रकार जो है, पहले देखिए गुच्छित बस्तियां, ये प्राय खेतों के मध्य, ऊंचे और बाढ़ आदि से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। ये गुच्छित सभी मकान एक दूसरे से सटकर बने होते हैं, बहुत ही गुच्छित रूप से। गुच्छित समझते हैं, बहुत सटा हुआ चीज, एक दूसरे से सटी हुई चीजें, स्पेस जहाँ बहुत कम हो, एक दूसरे से सटे होते हैं। ये एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं। ये
किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण का लोग मिलजुल कर सामना करते हैं। पहले इस तरीके से सुरक्षा के लिए गुच्छित बस्तियां बनाई जाती थी। सुख दुख में एक दूसरे का साथ या सहारा होते हैं ये। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका, जलोढ़ मैदान या नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियां। इसमें सामान्यतः ये किसी बड़ी बस्ती के विखंडित रूप से होते हैं। जैसे विखंडन हो जाए किसी बड़ी बस्ती का, तो उसके परिणाम स्वरूप ये अर्धगुच्छित बन जाते हैं। यानी गुच्छित का जैसे एक गुच्छा, यहाँ एक गुच्छा समझते हैं जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, तो उस तरीके से गुच्छे में कई गुच्छे हो जाते हैं, तो अर्धगुच्छित टाइप जो दिखता है उस तरीके से जैसे गांव का है। तो किसी बड़े गांव के एक या दो वर्ग स्वेच्छा या मजबूरी से गांव के समीप बस जाते हैं, तो वो अर्धगुच्छित में ही आते हैं। देखा होगा आपने। इनमें निम्न वर्ग के लोग होते हैं और जो प्राय छोटे महत्वहीन कार्यों में लगे होते हैं। उदाहरण देख लिए गुजरात के मैदानी भागों में देखने को मिलेगा, राजस्थान के कुछ भागों में भी देखने को मिलेगा। तीसरा है पल्लीकृत बस्तियां। पल्लीकृत का क्या मतलब है? इसे देखिए, पल्ली भी बोलते हैं, नगला भी बोलते हैं, और दाढ़ी भी बोलते हैं, और पुरवा भी बोलते हैं। आदि नामों से इसे जाना जाता है पल्लीकृत को। ये भौतिक रूप से एक दूसरे से क्या है, जो अच्छे रूप से इकाइयों के रूप में ये होते हैं एक दूसरे से सटे हुए, तो इनका ये भौतिक रूप से एक दूसरे से होते हैं सटे हुए इकाइयों के रूप में। पल्ली मतलब जैसे नगला टाइप देखे होंगे आपने, एक मेन गांव यहाँ है, उसका नगला है कुछ, जैसे प्रधानी आपने देखी होगी तो 4-5 गांव की जो होती है, लेकिन मेन गांव जो होता है उससे सटे हुए रहते हैं ये छोटे छोटे, ये नगला या पल्ली। तो पल्ली वगैरह आपको राजस्थान वगैरह में देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको गंगा के मैदानी भागों में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल जाते हैं। सामाजिक और निर्जातीय कारणों से बड़ा गांव कई छोटी बस्तियों में भी बढ़ जाता है। उदाहरण देख लीजिए, गंगा के निचले मैदान है, मध्य छत्तीसगढ़ है, हिमालय की तलहटी में इस तरीके की पल्लीकृत बस्तियां आपको देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं चौथा प्रकार, परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बस्तियां क्या होती हैं? जैसे सुदूर वनों में एकाकी झोंपड़ी के समूह रूप में देखने को मिलता है ये, तो वो ये क्या बोलती हैं? परिक्षिप्त। ये ज्यादातर वनों में ही देखने को मिलती हैं। छोटी पहाड़ियों पर जिसके आसपास ढालों पर खेत या चारागाह होते हैं, वहीं ये बसाई जाती हैं। इनका चरम फैलाव बसने योग्य क्षेत्र में जीविका निर्वाह के भूमि संसाधन के रूप में होता है। और ये उदाहरण देख लीजिए, मेघालय हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों पर ही आपको एग्जाम्पल में दे देने हैं। परिक्षिप्त यानी बिखरे हुए। अब देखिए इनका डायग्राम देख लीजिए। गुच्छित, देखिए ये है गुच्छित का, आपको इस तरीके से, जैसे ये रोड है आपका मेन, एक ये रोड है आपका, तो रोड के इस साइड भी ये बस्तियां, ये घर बने हुए हैं, और इस साइड भी रोड के घर बने हुए हैं। ये भी जैसे गली टाइप में हो जाती हैं ये, तो ये इस तरीके से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, इस तरीके से उदाहरण दे देना है। अब ये देखिए पल्लीकृत में क्या है, पल्लीकृत में अभी बताया था, ये मुख्य बस्ती है, ये नगलाएं आपके, ये इस तरीके से नगला फैले हुए हैं, तो ये पल्लीकृत में आपको दे देना है। और देखिए इनका है अर्धगुच्छित। जैसे ये मानिए गुच्छा था टूट के, तो थोड़ी सी अंगूर के गुच्छे से निकल के ये चीज़ें बाहर गिर गई, उस तरीके से ये देखिए एक बस्ती से ये बीच में से मुख्य सड़क जैसे निकल गई, तो एक मेन बस्ती ये हो गई, एक और बस्ती यहाँ पे आपकी साइड में रोड से उधर हो जाती है, तो ये अर्धगुच्छित है। गुच्छित से थोड़ा सा अलग है ये। परिक्षिप्त में क्या है, तो बिखरे हुए रहते हैं ये घर, तो ये दो इधर हैं, दो इधर लगा दिए, दो इस साइड में, जैसे पहाड़ी है तो पहाड़ी के इस साइड में, तो इस तरीके से आपको दिखा देना है परिक्षिप्त में। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब देखते हैं इसमें प्रतिरूप, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्रामीण अधिवास एवं प्रतिरूप की बात की गई है, तो प्रतिरूप में देखते हैं। प्रतिरूप भी देखिए कितने तरीके के होते हैं, 6 तरीके के लगभग हैं, लेकिन फिक्स नहीं है, और भी हो सकते हैं प्रतिरूप में। ये कुछ मुख्य हैं, इन्हीं से आपका आंसर लिखा जाएगा, यही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। रेखिक, गोलाकार, आयताकार या चौकपट्टी, तारक या अरी, पंखा, सीढ़ी, इस नामों से जाने जाते हैं प्रतिरूप। अब इसमें डिटेल में देखते हैं। रेखिक प्रतिरूप क्या होता है? मकानों की दो समानांतर कतारें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। रेखिक, जैसे मानिए ये है आपका रोड, क्या है, ये रोड है, और रोड के इस साइड देखिए कतारें बनी हुई हैं, ये आपके मकान बने हुए हैं, और रोड के इस साइड भी बने हुए हैं कतार। तो इसी यही जो बसा होता है, ये आप क्या कहलाता है? ये रेखिक कहलाता है। या रोड या रेल पटरी हो, उस तरीके से आपने देखे होंगे, तो जो रोड के सहारे या रेल पटरी के सहारे जो रहते हैं मकान, तो वो रेखिक प्रतिरूप में आते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, मछुआरों के गांव है, वो जो तट के किनारे रहते हैं, या नदी जा रही है यहाँ से, तो भी आपको देखने को मिलेगा रेखिक प्रतिरूप। तो ये इस तरीके से आपको एग्जाम्पल वो डायग्राम बना देना है कि ये आपका क्या है, रोड है, और इस साइड में कुछ बस्तियां बसी हुई हैं, और ये बसी हुई हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखा देना है। गोलाकार प्रतिरूप देखिए, या वृत्तीय या नाभिक प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए केंद्र में आपका तालाब या झील होती है, क्या तालाब या झील रहेगी, उसी के चारों तरफ इस तरीके से मकान आपके बने होंगे, और ये उसके साइड में ही ये सर्किल में बनते जाएंगे आपके, तो ये आपका क्या होगा, गोलाकार प्रतिरूप। याद रखिए तालाब या झील वगैरह है, और उसके साथ में आप बनाते जाइए मकान,
उदाहरण देख लीजिए, यमुना के मैदान एमपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में देखने को ये मिल जाते हैं। तीसरा है आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप। कौन सा है? आयताकार। तो ये यहाँ आयताकार में क्या होता है, यहाँ दो मार्गों के मिलन स्थल पर, यानी दो जंक्शन हो आपके, ये रोड जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो ये जो जंक्शन बनेगा आपका, इसके साइड में जो भी बनेंगे वो आयताकार में आएंगे। जैसे ये देखिए, जैसे ये रोड जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये है, एक ये साइड से है, तो ये जो मकान बन रहे हैं ये अब किस रूप में दिख रहा है, ये तो ये आयताकार प्रतिरूप होगा। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ गलियां परस्पर लंबवत व समानांतर होती हैं। उदाहरण भारत के उत्तरी मैदान में देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता में भी ये आपको पता होगा कि कैसा प्रतिरूप था बस्तियों का, तो आयताकारी प्रतिरूप था। ठीक है, ये देखते हैं। आगे तारकीय प्रतिरूप या तारक प्रतिरूप। तो ये देखिए, इस तरीके से तारक होगा कि कई सारे रोड जा रहे हो इधर उधर से, यानी ट्राई या बहुत सारे रोड जंक्शन बना रहे हो, तो इन्हीं रोडों के सहारे जो बस्तियां बसती जाएंगी, जो गांव बसते जाएंगे, घर सॉरी, जो मकान बनते जाएंगे इन्हीं के सहारे, जैसे ये बने हुए हैं रोड से। तो ये देखिए, तो ये आपका तारक प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप बोला जाएगा। आगे देखते हैं पंखा प्रतिरूप। आपको इसमें डायग्राम ये अच्छे से बनाने हैं, इसी से आपके नंबर मिलने हैं। पंखा प्रतिरूप गांव के किसी आकर्षण बिंदु स्थान, जैसे तालाब, सड़क या नदी या कोई पूजा स्थल के होने के कारण मकान बन जाते हैं, वो क्या कहलाता है? पंखा। इस तरीके से देखिए, पंखा ये बन रहा है आपका, ये इस तरीके से आपको दिखा देना है पंखा का प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, जैसे समोच्च रेखीय प्रतिरूप हो, सीढ़ी पर पाए जाते हैं ये, और उदाहरण इसका हिमालय के पर्वतीय भागों में ये देखने को मिलते हैं आपको, सीढ़ी प्रतिरूप। आगे देखिए, इनका अन्य अन्य भी कुछ हैं, जैसे प्रतिरूप त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं। जैसे एक सड़क इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, अभी दोनों आके मिल जाती हैं, अभी बीच में जो जगह है ना, यहाँ पे मकान बसने लगते हैं, तो ये एक त्रिभुजाकार में आएगा। एक तीर टाइप में प्रतिरूप आएगा। ये मानिए ये यहाँ से सर्किल जा रहा है रोड का, ये गया, और यहाँ पे आके एक और रोड यहाँ बीच में मिलती है। अब इनके बीच में जो मकान बनेंगे वो क्या है? तीर टाइप में बन जाएंगे, तो तीर प्रतिरूप भी है, दिखा सकते हैं। अब देखिए, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देखिए। भौतिक कारक हैं कुछ, तो जैसे अपवाह तंत्र, भूमि जल स्तर, जलवायु, मृदा आदि कैसी है, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐतिहासिक या सुरक्षा कारक भी होते हैं। सांस्कृतिक कारक में जैसे जनजाति या जाति व्यवस्था इत्यादि, ये भी कारक इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके अधिवास और प्रतिरूप। अब इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी इनको, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे गए, गंगा के मैदान में बताइए, तो यही सब प्रतिरूप पाए जाते हैं। स्मार्ट गांव, स्मार्ट गांव में क्या है देखना है, इसके बाद अगला टॉपिक यही है। तो देखिए, सभी प्रकार की सुविधाएं, स्मार्ट गांव का मतलब क्या है? स्मार्ट हो गांव यानी सभी प्रकार की सुविधाएं हो, जिन्हें जिन्हें क्या है लोग उपयोग करते हो, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता हो, तो ये सब क्या है? स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट है। विशेषताओं में देख लीजिए, तो गरीबों को फ्री घर दिया जाता हो, 24 घंटे बिजली हो, शिक्षा व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, और ये हॉस्पिटल की सुविधा हो, खेल का मैदान हो, पार्क हो, डिजिटल सुविधाएं हो, सिक्योरिटी सिस्टम आदि हो। तो ये सब इसकी स्मार्ट गांव की, क्योंकि स्मार्ट लग गया ना गांव का मतलब, कि अब अभी आपने देखा था एनसीईआरटी का, गांव का मतलब क्या था? घास फूस से घर बने हो, तो अब वो घास फूस वाला टाइम तो चला गया। आपने देखे होंगे अब तो गांव में सिटी से बेहतर लोग घर बनवा रहे हैं, और काफी ऐसे हैं, अभी आपको मिल जाएंगे कुछ, तो आपको जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको दिल्ली वगैरह से इत्यादि से जो यूपी के एरिया सटे हुए हैं वहाँ पे आपको स्मार्ट गांव टाइप ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था होंगी वहाँ पे स्मार्ट गांव में, तो अभी स्मार्ट बोला जाएगा। फायदे क्या है इसके? तो देखो, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण होगा, जल प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, वायु भूमि आदि प्रदूषण पे नियंत्रण, रोजगार उपलब्धता होगी, महिला सशक्तिकरण होगा, पोषण युक्त भोजन होगा, गरीबी बेरोजगारी पे नियंत्रण होगा। तो ये ऐसे फायदे कुछ देखने को मिलेंगे स्मार्ट गांव से। उदाहरण देख लीजिए, तो धनौरा गांव धौलपुर राजस्थान का है, ये भारत का पहला स्मार्ट गांव बना था, ये धनौरा धौलपुर राजस्थान का। अन्य देख लीजिए, गंगा देवी पल्ली आंध्र प्रदेश का, ये चियामी गांव नागालैंड का, ये भी क्या है? स्मार्ट गांव बन गए हैं, बन चुके हैं ये भी। सरकारी प्रयास इनमें देख लीजिए क्या क्या डालेंगे, स्मार्ट गांव पूछ लिया जाए तो क्या क्या सरकार ने प्रयास कर रही है स्मार्ट गांव बनाने के लिए। तो पीएम ग्राम सड़क योजना है, पीएम जनधन योजना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, स्वच्छ पेयजल आदि, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे ये सब चल रहे हैं स्मार्ट सरकारी प्रयास। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला टॉपिक है इसी में, स्मार्ट सिटी। इसी छठे यूनिट का अगला टॉपिक है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट गांव देख लीजिए, अब स्मार्ट सिटी देख लीजिए। एक ऐसा सिटी जहां लोगों का जीवन स्तर सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक तथा आईसीटी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से उच्च गुणवत्तापूर्ण हो, इन सब का उपयोग अच्छे से किया जा रहा हो। जैसे मजबूत बुनियादी आधारभूत ढांचा हो, शिक्षा व स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था हो, स्वच्छ व सतत पर्यावरण हो, प्रदूषण रहित आपका वातावरण हो, आदि ऐसी चीजें हैं, तो वो स्मार्ट सिटी में आएंगी। स्मार्ट सिटी में कुछ और भी देख लीजिए,
जैसे स्मार्ट पर्यावरण हो, स्मार्ट अर्थव्यवस्था हो, स्मार्ट लोग या जीवन स्तर हो, सब कुछ स्मार्ट हो वहाँ पे। स्मार्ट परिवहन हो, स्मार्ट संरचना हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो, तो सारी चीज़ें जहाँ स्मार्ट हो जाए, वहाँ पे क्या है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसी में आपसे स्मार्ट सिटी मिशन भी चलाया गया है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, पूछा गया है आपसे। तो ये कब शुरू किया गया था? 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। पूछा ना जाए तब भी आप इसको डाल दीजिए सरकारी प्रयासों में। उद्देश्य क्या है इसके? विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहरों में रहने वाली आबादी की आकांक्षा को पूरा करना। और ये कवरेज एवं अवधि क्या है इसकी? तो 100 शहर इसके तहत स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। 2015-16 से लेकर 19-20 तक ये विस्तारित है। अब इसको बढ़ा के 23 जून 2023 कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल यहीं तक सूचना है, बाकी अभी टाइम तो निकल चुका है, तो इसका अपडेट आप देख सकते हैं या देख के आपको बता दिया जाएगा। विशेषताएं देख लीजिए। विशेषताएं क्या है इसकी? तो रणनीतिक घटक हैं कुछ इसके, जैसे क्षेत्र आधारित विकास होना चाहिए, जैसे रेट्रोफिटिंग शहर सुविधा है, सुधार है, नवीनीकरण है, आपका शहर विस्तार है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रणनीतिक घटक में आएंगी, जो क्षेत्र आधारित विकास होगा। साथ ही एक पेन सिटी पहल, जिसमें शहर के बड़े हिस्से को कवर करते हुए स्मार्ट संसाधनों को लागू किया जाता है इसमें, याद रखिए। आगे देखते हैं, मुख्य फोकस क्षेत्र क्या होगा स्मार्ट सिटी योजना का? तो पैदल मार्गों का निर्माण, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल ट्रैक, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और मूल्यांकन। और देखिए, विकास को ट्रैक करने हेतु जारी विभिन्न सूचकांक भी इसमें आते हैं, जैसे जीवन सुगमता सूचकांक, नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक, सिटी जीडीपी फ्रेमवर्क, जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से शुरू किए गए ये भी। तो ये सब स्मार्ट सिटियों से संबंधित है। अब इसमें कुछ नगर पालिकाएं भी हैं। नगर पालिका की सेवाओं की दक्षता और दक्षताओं में सुधार करना, आईसीटी का उपयोग शहर की जीवंतता, कार्यक्षमता और स्थिरता को बढ़ाने के मूल में इसका कार्य करना है। एसडीजी 11 की प्राप्ति में, एसडीजी 11 क्या है? तो ये आपको खोज के लिखना है। अब यहाँ पे आपका काम ये रहेगा, एसडीजी 11 की प्राप्ति में सीसीटीवी निगरानी में इत्यादि ये पॉइंट है। ठीक है। कुल देखिए फंड कितना है इसका? तो 2.05 लाख करोड़ इसका फंड है। कार्यान्वयन देख लीजिए इसका। प्रत्येक शहर में एक एसपीवी की स्थापना की जाएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना होगी, जो निर्णय लेना, योजना बनाना, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, कार्यान्वयन करना, ये सब इसका कार्य होगा। चुनौतियां देख लीजिए क्या क्या है इसके संबंध में। कुशल ऊर्जा और हरित भवनों के निर्माण में बहुत प्रगति की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी इन पे कमजोर है, अर्थव्यवस्था के जो आयाम है यहाँ पे सही से अभी इनकी ज़्यादा जरूरत है, लेकिन इतना हम लोगों को आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाना, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना, बढ़ता वायु प्रदूषण शहरीकरण के कारण सड़कों की भीड़ में वृद्धि आदि देखने को मिलेंगे। तो ये थी यूनिट आपकी पूरी। अभी आगे की यूनिट देखेंगे हम लोग। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको उसमें लिंक पे नीचे दी हुआ डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना। आंसर राइटिंग करिए, उस पर फ्री चल रही है आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।